आज वो पत्र जब मेरे हाथ में आया तो मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बचपन से मेरे दो ही शौक रहे हैं, अपने कैमरे से तस्वीरें खींचना और कैनवास पर रंग बिखेरना। जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे बचपन से मुझे अपनी ओर खींचते थे। धीरे धीरे मैंने उन्हें अपने कैमरे की दुनिया में कैद करना शुरू कर दिया। इस शौक के चलते मैं ना जाने कितने जंगलों में घूम आया। सूर्य उदय और गोधुली बेला में पक्षियों के उड़ते झुंडों को मैं अपने कैनवास पर उतार देता था। उस पत्र में मेरे लिए एक सरकारी आदेश था। मुझे झारखंड के दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य में फॉरेस्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया। शहर की नीरव जिंदगी के बाद यहां आना मेरे लिए वरदान साबित होने लगा। सरकार की तरफ से एक छोटा सा कॉटेज मिल गया था जो मेरी जरूरतों के हिसाब से काफी था। घर के बाहर ही स्टैंड पर कैनवास और वहां के पेड़ पौधों, पहाड़ी झरनों को अपने रंग में रंग देता था। अब मुझे अपने शौक के लिए भटकना नहीं पड़ रहा था। एक आदिवासी नौकर था जो मेरे घर के काम कर दिया करता था। एक जीप थी, साथ में एक ड्राइवर और गार्ड मुझे मिले हुए थे। जंगल काफी बड़ा था। पर्यटकों को भी एक सीमा तक जाने की अनुमति दी। उसके आगे का रास्ता सबके लिए बंद था। जंगल के अंदरूनी हिस्से में अंदर अकेले जाने की इजाजत तो सरकारी अफसरों को भी नहीं मिलती थी। जंगल के भीतरी हिस्सों में नक्सलियों और आदिवासियों की हुकूमत चलती थी। हर दूसरे दिन उनकी सरकारी लोगों के साथ खींचातानी चलती रहती थी। मेरे अर्दली ने मुझे साफ कह दिया था कि साहब, अपनी सीमा के अंदर रहना, ये लोग बहुत खतरनाक है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों में से एक था। पर अब सरकारी नौकरी मिलते ही उसने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया। मुझे इसमें कोई बुराई भी नहीं लगी। इंसान की सबसे पहली जरूरत अपने घर परिवार की सुरक्षा और उसे भुखमरी से बचाना। दिन भर मैं अपने गार्ड के साथ, जिसके पास मेरी सुरक्षा के लिए एक गन भी थी, जंगल की देखभाल के लिए घूमता रहता था। एक बार हंसते हुए मैंने यूं ही उससे पूछ लिया, कभी इस गन का इस्तेमाल भी किया है या यूं ही लेकर घूमते रहते हो? हंसते हुए बोला, साहब जी, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, पर मैंने तो सुना है कि यहाँ आए दिन झगड़े होते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बचा तो लोगे? साहब जी, बहुत अच्छे से गन चलानी आती है, आप चिंता मत करो। मेरे होते हुए आपकी जान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये तो बताओ, आज रात खाने में क्या बना रहे हो? साहब जी, चिकन कोरमा बना रहा हूं। ठीक है, लेकिन साथ में चावल भी बना लेना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। साहब जी, शाम होने वाली है, जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। यह समय जंगली जानवरों के बाहर निकलने का होता है। अरे घबराओ मत, ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा हूं। और मैं अपना कैमरा उठाकर जंगल की सैर करने निकल पड़ा। पूरा जंगल वन संपदाओं से भरा हुआ था। पक्षियों के झुंड वापस अपने घोंसलों में जा रहे थे और वहीं बीच बीच में मुझे कोई न कोई जंगली जानवर अपनी गुफाओं से बाहर निकलता नजर आ रहा था। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जंगल के किस हिस्से में पहुंच गया। मेरे सामने एक अद्भुत नजारा था। हिरणों के झुंड मेरे सामने से जा रहे थे। मैंने कैमरे से उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। उसी समय पीछे से एक भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। सारे हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और भेड़िया भी उनके पीछे तेजी से भागने लगा। आखिर उसे अपना भोजन मिल ही गया।
एक नन्हा सा शावक अपने आप को उससे बचा नहीं पाया। थोड़ी देर तक सब तरफ शांति छाई रही और मैं इधर उधर पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों की तस्वीरें खींचता रहा। एकाएक सब तरफ हड़कंप मच गया। छोटे बड़े सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर हुआ क्या है। तभी हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। हाथियों के झुंड जंगली घास को रौंदते हुए जा रहे थे। बीच बीच में उनके झुंड के करभ अपने झुंड से अलग होकर पेड़ों और झाड़ियों को तोड़ने लगे। मैं खुद को सुरक्षित रखते हुए उनकी तस्वीरें उतारता रहा। मैं जानता था जंगली हाथियों का तांडव बहुत भयानक होता है और मैं किसी भी तरह के खतरे को दावत नहीं दे सकता था। पूरे आधे घंटे तक उनका कारवां उधर से गुजरता रहा और मैं चुपचाप वहां खड़ा उस अद्भुत दृश्य को निहारता रहा। ऊंचा कद, चौड़ा माथा, तनी हुई ग्रीवा, सफेद लंबे दांत, पंखों से कान। क्या ये नजारा मुझे दोबारा देखने को मिलेगा? शायद नहीं। और इस वक्त मैं इस नजारे का भरपूर मजा ले रहा हूं, बिना इसके जाने कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं इसी तरह के दृश्यों को देखने के लालच में जंगल के थोड़ा और भीतर चला गया। रास्ता धीरे धीरे सकरा होता जा रहा था। रात्रि का अंधकार बढ़ता जा रहा था। आसमान में चांद भी कहीं बादलों में छुपा हुआ था। पेड़ों से गिरे हुए पत्ते मेरे चलने से चरमरा उठे। मेरे पैरों की आवाज से किसी के कान खड़े हो गए और मैंने अपने सामने 2 अंगारे चमकते हुए देखे। हम दोनों के बीच दूरी भी बहुत कम थी। वो जो भी था एक छलांग में मुझे दबोच सकता था। मुझे उसके गुर्राने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उस जानवर ने मुझ पर छलांग लगाई, एकाएक उसकी मी मी की आवाज सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। सूखे पत्तों पर किसी के सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कोई अजगर प्रजाति का सांप है जिसे अभी अभी अपना भोजन मिला है। तभी उस जानवर की आवाज वातावरण में एकदम से घुट गई। जंगल में मैंने अपनी मौत को सामने देखा था। फौरन वापस अपने कॉटेज जाने के लिए रास्ता देखने लगा। घुप अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। अब मदद के लिए मैं अपने नौकर को भी आवाज नहीं लगा सकता था। आवाज लगाने का मतलब था सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, जो मैं किसी भी हालत में नहीं करना चाहता था। मेरी मुसीबतें सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। आकाश में बादल जोर जोर से गरजने लगे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जहां पहले ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब हर पल तेज होती बारिश किसी और खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। बारिश के कारण चारों तरफ पानी और कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। जंगली चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आए। वहीं झिंगुर की झी झी की आवाजें निकल रही थी। तो वहीं सुप्त अवस्था में पड़े मेंढक भी बारिश की बूंदें पड़ते ही टर टर की आवाजें निकालने लगे। आकाश में एक बार फिर जोरदार गर्जना के साथ बिजली चमकी और बारिश और तेज हो गई। पेड़ों से टकराकर गिरती पानी की बौछारें चेहरे पर तमाचे सी पड़ रही थी। मेरे पैर आधे फुट पानी में डूब चुके थे। पानी में एकाएक हलचल सी महसूस हुई और मैं सांस रोक कर खड़ा हो गया। एक सांप मेरे पैरों के ऊपर से निकल कर चला गया। जंगल में मौत हर दूसरे कदम पर थी। धीरे धीरे मैं वहां से आगे की ओर बढ़ने लगा। मेरे आगे बढ़ते ही मेंढक जोर जोर से उछलने लगे। सांप की सरसराहट को मैं महसूस कर रहा था। यहाँ हर कोई एक दूसरे से अपनी जान बचाने में लगा था। यह प्रकृति का नियम है कि हर ताकतवर जीव अपने से कमजोर को अपना भोजन बनाता है और जंगल के सभी पशु पक्षी इस नियम को भली भांति जानते हैं।
फिर भी अपनी रक्षा हर कोई करता है। मेंढक अब शांत थे, यानी वो भी कालग्रस्त हो चुके थे। मैं वापसी का मार्ग खोज रहा था। बारिश का सितम अभी भी जारी था। बीच बीच में चमकती बिजली ही केवल एक रोशनी का जरिया थी। दूर कहीं शेर की दहाड़ सुनाई देते ही जानवरों के इधर उधर भागने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं एक एक पांव संभाल कर रख रहा था और तभी मेरा एक पैर जमीन में धंस गया था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ क्या हो गया है। वो लाल चींटियों की बामी थी और वो सारी चींटियां मेरे पैरों पर चिपक गई थी। भयंकर पीड़ा हो रही थी, पर मैं मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता था, क्योंकि मैं जानता था जंगल के जिस हिस्से में मैं हूं वो खतरों से भरा हुआ है। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं जंगल में खो चुका हूं। अगर यूं ही थोड़ी देर इधर उधर भटका तो कल का सूरज देखना भी मुझे नसीब नहीं होगा। एक पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित रखने का विचार बनाया। खतरा उसमें भी था, पर जमीन पर रहने से कम। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार में एक पेड़ पर चढ़ गया और दो टहनियों के बीच जगह बनाकर बैठ गया। बिन बुलाए मेहमान ने पेड़ पर सोए पक्षियों की नींद में खलल डाल दिया और उनका शोर पूरे जंगल में गूंज उठा। ऐसा ही होता है जब कोई जबरदस्ती किसी की जगह को हथियाने की कोशिश करता है। अगर कमजोर भी एक साथ मिल जाए तो वो भी अपने से ताकतवर को हरा सकते हैं। मैं थक चुका था और बेसुध होता जा रहा था। उन सब ने मिलकर मुझ पर आक्रमण कर दिया था। सब मुझे नोच नोच कर खा रही थी और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाथ पैर पटक कर उन्हें अपने से दूर कर रहा था, पर वो संख्या में बहुत ज्यादा थे और मैं अकेला। धीरे धीरे मुझे पीड़ा का एहसास होना भी बंद हो गया था और मैं बहुत दूर जा रहा था, बहुत दूर। आंखें खोलो अभिज्ञान, आंखें खोलो के शब्द मेरे कानों में जा रहे थे। मैंने आंखें खोली। मैं जिंदा था। ये सब एक चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मुझे यहां कौन लाया? डॉक्टर ने कहा, यहां आपको आपका नौकर वंशी बहुत बुरी हालत में लाया था। वो 2 दिन से यहीं पर है। रो रो कर उसने पूरे अस्पताल को सर पर उठा रखा है। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पांव पर गिरकर आपकी जान बचाने की गुहार ना लगाई हो। पर मैं उसे मिला कैसे? मैं तो जंगल में खो गया था। देखिए, ये तो मैं नहीं जानता। वो कमरे के बाहर ही बैठा हुआ है। मैं उसे आपके पास भेज देता हूं, वहीं आपको पूरी बात बता सकता है। कहकर डॉक्टर साहब कमरे से बाहर चले गए और वंशी कमरे के अंदर आ गया और मुझे होश में देखते ही फिर से रोने लगा। साहब, आपको बोला भी था शाम को जंगल के अंदर नहीं जाओ। आपने हमारी बात नहीं सुनी। पर मैं तुझे मिला कैसे? साहब जी, जंगल के चप्पे चप्पे को पहचानता हूं। मैं तो पैदा ही इस जंगल में हुआ था। उस रात जब आप काफी देर तक वापस नहीं आए तो मैं समझ गया था कि आप रास्ता भूल गए हैं। किसी मुसीबत में ना फंस जाए, यही सोचते हुए आसपास के 2-4 लोगों को इकट्ठा किया। हम सभी ने हाथों में टॉर्च और डंडे लिए। मैंने अपनी गन भी उठा ली थी और उसी को लेकर हम आपको ढूंढने निकल पड़े। पक्षियों की एकाएक शांत जंगल में आवाजें आने लगी। उन्हीं आवाजों की दिशा में हम आगे बढ़ते गए। वहां जाकर जो दृश्य देखा साहब, पूरी जिंदगी जंगलों में बिताई है पर ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। पक्षियों के झुंड एक जिंदा इंसान को खा रहे थे। 2 राउंड की फायरिंग की, तब जाकर उन्होंने आपको छोड़ा।
आपका पूरा शरीर नोच खाया था, जगह जगह से खून बह रहा था, शरीर पर कपड़े के नाम पर चिथड़े बचे थे। आपको पेड़ से नीचे उतारकर सीधा अस्पताल ले आए। वो वक्त रहते आप हमें मिल गए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आपके शरीर की जगह हमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां मिलती साहब। और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। वंशी की ऐसी वफादारी सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने उससे कहा, वंशी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मुझे ही तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। खैर, इन सब बातों के बीच एक बात मुझे पता चल गई है। तुम्हें बंदूक चलानी आती है, कहकर मैं उसे हंसाने की कोशिश करने लगा। अब तुम भी घर जाओ, तुम भी तो 2 दिन से यहीं बैठे हो। यह कहकर मैंने उसे वापस जंगल में भेज दिया। एक बात मेरी समझ में आ गई थी, वो जंगल जो मेरे लिए अपरिचित है, पर उसका वो घर है।